नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदनी आई से स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी यूपीएससी आईएएस की प्रवेश परीक्षा की डेट 25 मई 2025 है। उसको आप ध्यान रख रहे होंगे और जितना समय बचा है आपको पता है कितना समय बचा है, उस हिसाब से आप तैयारी कर रहे होंगे। और हम लोग भी उसी हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इतिहास का पोर्शन भी बड़ा है। और जिससे हर वर्ष 15 से लेकर 20 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे पूछे जाते हैं। इतिहास आपके प्रीलिम्स में तो भूमिका देगा ही देगा, आप मेंस लिखेंगे उसमें भूमिका देगा ये, और जब इंटरव्यू देंगे उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आपके इतिहास को कवर करने के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी आपको बेसिक से कराई जा रही है। एक एक शब्द को पढ़ करके आपको एक एक शब्द का बखान करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप अपने इतिहास को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यहाँ स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन मिले हुए हैं, आप उठा के दे सकते हैं। विभिन्न विभिन्न राज्य स्तरीय की जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है या मेंस परीक्षा या इंटरव्यू है, वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ करके आप इसे लेक्चर को कवर करेंगे और अपने इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे। और इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे साथ रह करके आप यहाँ से कवर करेंगे। और आप इस यहाँ देखेंगे कि हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी है, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है ये, है ना। और क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कवर कर दी है। आप वहाँ से लेक्चर जो हमारे पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से लेक्चर कवर कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि यदि इस क्लास को ये जो आपके माता पिता या गार्जियंस या आपके भाई, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन देख रहे हैं, तो उनको हमारा नमस्ते बोलिएगा। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, है ना। आज के जो अध्याय हमारा क्या है कि अध्याय नंबर 6 है, और अध्याय का नाम है कि देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इस बात पर इन्होंने इसमें लिखा है एनसीईआरटी में, जो देश की जनता है, जो अंग्रेजों की नजरों में असभ्य मानी जा रही थी, वो ये बोल रहे थे कि यहाँ का जो ज्ञान है वो एक तुच्छ ज्ञान है ना, पश्चिमी देशों की अपेक्षा। तो इस वजह से उन्होंने राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए, राष्ट्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए नई नई योजना चलाई थी। तो इसी को हम ध्यान में रख करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो हम देखते हैं, आपने पहले के अध्याय में देख चुके हैं या आपने देखा है क्या कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। ये आपने देखा है, हमने अभी तक जो पढ़ा है एनसीईआरटी में, है ना, उसमें ये देखा है हमने कि जो वहाँ के नवाब थे, किसान थे, इस राष्ट्रीय उपमहाद्वीप के, है ना, इस भारतीय उपमहाद्वीप के, और आदिवासी थे, इन पर अंग्रेजों का किस तरह से प्रभाव पड़ा, है ना। कैसे राजा की उन्होंने सत्ता को छीना, अपने कब्जे में लिया, कैसे किसानों पर अपने लगान सौंपे, है ना, कैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी ये लागू की, फिर कैसे आदिवासियों को अपने कब्जे में लिया, उनको वन संपदा से ही बेदखल कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। जो चीजें हैं ना, तो वो चीज विद्यार्थियों के सामने तो रही होगी, उस समय जो विद्यार्थी रहे थे उनके सामने चीजें तो घटी होंगी। तो वो कह रहे हैं इन चीजों से विद्यार्थियों पर क्या फर्क पड़ा, है ना। तो विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें क्या लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। कौन सा मिशन? सांस्कृतिक मिशन भी है, उनको ये लगता था। अब सांस्कृतिक मिशन कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, आप उसमें जब वहाँ बदलाव लाएंगे तो उनका कल्चर चेंज होगा, है ना, उनकी परंपराएं चेंज होंगी, वो जिन चीजों को मानते थे वो चेंज होंगे। तो वही इसमें बताया गया है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। क्या करना है? जो देसी समाज है उसे क्या करना है? उसे सभ्य बनाना है, उनका यह मानना था। और उनके जो रीत रिवाज है और जो मूल्य मान्यता है, इनको बदलना है। यानी कि रीत रिवाज थोड़ी गलत है ना, मान्यता उनकी गलत है। ये सती प्रथा को अपना रहे हैं या बाल विवाह कर रहे हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के अस्पृश्यता फैला रहे हैं ये। तो ये जो इनकी रीत रिवाज है ये गलत है, हम इनको बदलना चाहते हैं। बदलेंगे कैसे? जब हम इनको अपनी शिक्षा देंगे। तो हम इनको जब अपनी शिक्षा देंगे तभी तो ये बदलेंगे। तो इनका कल्चर बदलेंगे और इनको हम सभ्य बनाएंगे। ये इन्होंने अंग्रेजों ने अपने ये नीति बनाई थी, है ना। अब थोड़ा ये है कि भाषाविद होता क्या है।
भाषाविद क्या होता है? देखेंगे, भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे विभिन्न भाषाओं की जानकारी हो, है ना? यानी कई भाषाओं का जानकार हो, और वो विद्यार्थी होता है जो जिसे कई भाषा की जानकारी होती है। वो एक पुरुष पुरुष भी हो सकता है ना, जिससे कई भाषा की जानकारी हो, वो विद्यार्थी भी रहा हो। जब वो विद्यार्थी रहा होगा तभी तो उसने कई भाषा सीखी होगी, है ना? तो वो विद्यार्थी हो या उसे कई भाषाओं की जानकारी हो, तो ये भाषाविद का है इसमें। अब इसके लिए देखेंगे, इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे, है ना? जो ये मूल्य, जो इनकी रीत रिवाज थी, है ना, जो मान्यता थी, इनके बदलाव लाने के लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने चाहिए थे, ये इनका मानना था। तो भारतीयों को शिक्षित, भारतीयों को क्या करना है? शिक्षित करना है। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। मतलब अंग्रेजों के पास इनकी पहले कोई नीतियां नहीं थी, इनको कैसे बदलाव किया जा सके, है ना, इनको सभ्य कैसे बनाया जा सके, इनको शिक्षित कैसे किया जा सके। तो उनके पास ये पहले कोई नीतियां थी नहीं, लेकिन इन सवालों पर कई दशक तक बहस चली थी। जो ये सवाल है, इन पर कई दशक तक बहस चली थी, आप देखेंगे। अब देखिए, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। अब अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे हम जान लेते हैं, है ना? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, है ना? शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों का सोचना क्या था, इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और और देखेंगे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, आज जो हमें सहज जो शिक्षा के विचार जो हम आज देख रहे हैं, आज जो वर्तमान हम देख रहे हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। जो शिक्षा के विचार जो हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, जूनियर से लेके अब देखिए क्लास 1 से लेके 12 तक, और ऊपर जो भी डिग्रियां होती हैं, पोस्ट डिग्रियां होती हैं, है ना, जो भी बड़े बड़े कोर्स होते हैं, उनका शिक्षा का माध्यम देखिए, है ना। और नीचे जो आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, 5 से लेकर 10 तक की जो शिक्षा माध्यम, उनको देखिए, है ना। तो उनमें जो आज हम 2 साल पहले जो वहां से आज हम जो शिक्षा में जो चेंजेस दिख रहे हैं, वो 200 साल पहले कैसे थे, वो इसमें ये बताया गया है ना। तो 200 सालों में किस तरह विकसित हुए, इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। भारतीय विचारों पर, है ना, भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, है ना। ब्रिटिश के जो उनके विचार थे, उनकी प्रतिक्रिया भारतीयों ने कैसे दी थी, है ना। तो इस बारे में हम सोचेंगे, और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए, है ना। अंग्रेजों के मन में विचार आया कैसे कि हम भारतीयों को कैसे पढ़ाएं, है ना, कैसे उन्हें शिक्षित करें। तो यही है, आप इस चित्र में थोड़ा देखेंगे, ये जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है, ये तो थोड़ा देखेंगे क्या है। ये विलियम जोन्स है, ये, है ना, ये विलियम जोन्स है। तो ये फारसी भाषा सीख रहे हैं, है ना। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं, ये चित्र इसमें आपको दिखाया गया है। प्रच्छवाद की परंपरा क्या है, इसे देख लेते हैं। क्या है प्रच्छवाद की परंपरा? देखिए, सन 1783, कब? सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन व्यक्ति, देखिए इनके आगे सज्जन लगा हुआ है, सज्जन लगा हुआ है इनके आगे। तो सज्जन व्यक्ति कलकत्ता आए, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका जो जूनियर जज का पद होता है, उस पर उनको, विलियम जोन्स को तैनात किया गया था। और ये 1783 में कलकत्ता आए थे। देखिए, कानून का माहिर होने के साथ साथ, भाई जब सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जूनियर जज के पद पर है, तो एक कानून के माहिर तो होंगे, है ना। तो कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। जोन्स क्या थे? एक भाषाविद थे, इन्हें कई भाषाओं की जानकारी थी। और उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। इनको ग्रीक भाषा आती थी, इनको लैटिन भाषा आती थी। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, है ना। फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने, मुझे अरबी सीखने एक दोस्त से, है ना, के अलावा
फारसी भी सीख चुके थे। देखिए इन्होंने अरबी भी सीख ली, इन्होंने फ्रेंच भी सीख ली, इन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली, इन्होंने फारसी भी सीख ली। अब देख लीजिए, इसलिए इनको कई भाषाओं का ज्ञान हो गया, इसलिए इनको भाषाविद कहा जाता था। और इन्हें कानून की अच्छी नॉलेज थी विलियम जोन्स को। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां और उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। देखिए उनको संस्कृत भाषा का भी नॉलेज होने लगी, है ना। कितनी भाषाओं की ज्ञान, देखिए जितनी ज्यादा भाषाओं की नॉलेज होगी उतना हमें कल्चर ज्यादा मालूम पड़ता है ना। हर तरह के हम जिससे हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, कहीं की बंगाली, कहीं की फारसी, कहीं की कुछ, अगर हमें ज्यादा भाषा अगर हमें आती है तो उनके जो भी धार्मिक, जो भी उनका कल्चर है वो हमको समझ में आता है ना। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, क्या कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया। देख लीजिए, इसलिए उनका नाम सज्जन रखा विलियम जोन्स का, है ना। कितनी भाषा होगी और किन किन विषयों की जानकारी थी, आप समझ सकते हैं। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। उन्होंने पाया कि कलकत्ता में जो बहुत सारे अफसर वहां तैनात हैं, तो वो भी विलियम जोन्स जैसी इच्छा रखते हैं सीखने की, भाषाओं को जानने की, है ना। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉल हैड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। मतलब इन लोगों ने भी भारतीय भाषा सीखी और उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। अब देखेंगे, और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। जो जो प्राचीन भारतीय विरासत है उसको समझने के प्रयास में वो प्रयास कर रहे थे, प्रयासरत थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, है ना। बंगाल का गठन किया, आप समझ सकते हैं। किसने? जोन्स ने। किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। किसने? जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। तो देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इंपॉर्टेंट थोड़ा पूरे इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और मैं आपसे आशा रखूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को या तो आप नोट करिए, है ना, या आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपने पास एक कॉपी पेन रखेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट शब्द लगता है आप उसे नोट कर लेंगे, है ना। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चलेगी। अब थोड़े चित्र है, ये चित्र आप देख सकते हैं। हेनरी टॉमस कोलब्रुक का चित्र है ये, और वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। देखेंगे आप लोग, आगे इसको देखते हैं। तो ये एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। यहां तक हमने अभी देखा। इसके आगे देखते हैं कि जोन्स और कोलब्रुक, यानी विलियम जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे, है ना। विलियम जोन्स और कोलब्रुक जो भारत के प्रति क्या एक खास रवैया रखते थे, है ना। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। मतलब उनके विचार थोड़े सहज मालूम पड़ते हैं आपको। पश्चिमी जो भी संस्कृति है, जो भी भारत की संस्कृति है, उसके प्रति उनका थोड़ा सहज भाव था। देखिए, तो सहज उनके प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, है ना। प्राचीन काल में की जो सभ्यता थी भारतीयों की, वो अपने प्राचीन शिखर पर थी। अब देखिए, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। क्या हुआ? बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था, है ना। जो भी यहाँ के जो पवित्र जो कानूनी ग्रंथ हैं, इनको क्या करना था? खोजना और समझना बहुत जरूरी था, ये इनका मानना था। आप देखेंगे, उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के, जो हिंदुओं और मुसलमानों के
असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। जो ये रचनाएं लिखी गई हैं, हिंदुओं के, मुसलमानों के जो भी विचार हैं, इन्हीं के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ये इनका मानना था। और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। अब देखिए, अध्ययन से ही भारत के जो भावी विकास है ना, भावी विकास का आधार इन्हीं से पैदा हो सकता है। इनका विकास किस तरह से करना चाहिए, इन्हीं के आधार पर किया जाता है। क्या उसमें कौन सी अच्छी चीजें, कौन सी बेकार चीजें, हमको उनमें क्या बदलना चाहिए, उनमें क्या नए जोड़ना चाहिए और क्या हटाना चाहिए, इसी से उनका आधार तैयार किया जाएगा, है ना। तो ये सब इसमें आपको बताया गया है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, जो भी उनके प्राचीन ग्रंथ है उनको उनको ढूंढेंगे वो, और उनकी व्याख्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनका अनुवाद करेंगे, क्योंकि उनको तो भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो चुका था, है ना। उनको भारतीय भाषा का ज्ञान हो चुका था जो उस समय थी। तो उनको ग्रंथ ढूंढेंगे, उनका अनुवाद करेंगे, फिर उनको देखेंगे इसमें क्या चीज अच्छी है, क्या गलत है, किसको हटाना चाहिए, किसको जोड़ना चाहिए। उस आधार पर क्या अपना बेस तैयार करेंगे इस भारतीय शिक्षा का। देखिए ना, तो अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। ये इनका मानना था, है ना। ये देखते हैं, है ना। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। किसकी? भारतीय संस्कृति की अभिभावक भी और उनके मालिक दोनों ही प्रक्रिया निभा रहे थे अंग्रेज उस समय, है ना। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी, है ना। बाकी जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी दलील दी। क्या अधिकारियों ने बहुत सारी दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना। कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे उन्होंने ये दलील दी कि अंग्रेजों को जो पश्चिमी ज्ञान की बजाय, अंग्रेज हैं जो, उनको जो पश्चिमी ज्ञान है उसकी बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना। भारत में उस समय वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं उनको क्या प्रोत्साहित करने, है ना। और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। तो वो चाहते थे जो भी संस्कृत फारसी साहित्य, संस्कृत होगी, फारसी होगी, साहित्य हो गया, काव्य हो गया, इनको पढ़ाने के लिए हमें संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए, उनका ये मानना था। आगे देखेंगे, इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं। इनका ये मानना था, यानी हिंदू और मुसलमानों को आप वही पढ़ाइए जिससे वो पहले परिचित थे, है ना, जिससे वो पहले परिचित थे और जिससे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज, आगे देखते हैं, केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। उनका ये मानना था। इनका मानना था कि उनकी जो भी रीत रही है पहले, जिनको वो पहले मानते थे, जिन ग्रंथों को मानते थे, आप उन्हीं को शिक्षा दीजिए और उनके लिए कॉलेज बनवाइए, उनके लिए अध्ययन करने वाले शिक्षा संस्थानों की स्थापना कीजिए। जिससे क्या होगा, आप उनके ही ग्रंथों में, उनकी भाषा में उनके विचारों को प्रतीत करवाएंगे तो आप लोग या हम लोग उनका दिल जीत सकेंगे। ये इनका मानना था, है ना। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। मतलब वो भी मानते थे कि हम भी एक अजनबी शासक है, जब हम उन जैसा ही हम व्यवहार करेंगे तो हम उनके प्रिय बन जाएंगे, इनका ये कहना था, है ना। तो ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है। चित्र 3 है ये चित्र, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, है ना। जब पढ़ ही रहे हैं तो सारा इसको पढ़ लेते हैं। देखो, वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक है ये, है ना। ये वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक है। रिचर्ड वेस्ट माकोट रिचर्ड वेस्ट माकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है ना। तो इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे।
है ना। इसमें क्या है, भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है इसके बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है। अब देखिए सबसे ऊपर है ना। जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, क्या थे, जो प्राच्यवादी थे उनके भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। ये पंडित जी है, ये पंडित जी है और ये मुंशी है ना। और ये हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा दिखाई दी गई है, आप देखेंगे। तो इसके एक तरफ पंडित, दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, है ना। भारतीय विद्वानों से क्या चाहते थे, विभिन्न भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते, वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीत रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे, है ना। जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका अनुवाद, उनकी व्याख्या चाहिए उन्हें। हेस्टिंग्स ने पहले हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। इसने हेस्टिंग्स ने पहल करके क्या किया, कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीत रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार होना चाहिए, ये उन्होंने बता दिया था, है ना। अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि ये प्राच्यवादी क्या होता है। एनसीईआरटी ने जब आपको बता दिया है तो देख लेंगे कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग वो हो गए प्राच्यवादी। एशिया की जो भी भाषा है वो, है ना, संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग क्या क्या हो गए, प्राच्यवादी कहलाए। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ना जानता हो। फारसी लिखना, पढ़ना, पढ़ाना जानता हो, वो मुंशी हो गया। अब वर्नाकुलर क्या होता है ना। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या, वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर जो मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब अंग्रेजी भाषा और उसके स्थानीय भाषा के बीच में जो फर्क पैदा होता है उसको, उसके लिए ये इन्होंने इस शब्द का यूज किया था, है ना। मदरसा क्या है, मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। जो जहाँ सीखा जाता हो उसे मदरसा बोला जाता है। लेकिन ये जो मदरसा शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है ना। ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। अब देख सकते हैं हम इधर कहाँ चल रहे थे, इसे देख लेते हैं। देखिए, देश की जनता का दिल जीत सकते हैं केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। हम यहाँ तक पढ़े थे अभी, है ना। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781, कितना, 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। क्या खोला गया, कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया जिसमें अरबी को, फारसी को और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए, 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला गया जिसमें अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून का अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। लेकिन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, है ना, ताकि वह प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले, है ना। तो आप ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये मान के चलो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको पता है ना, पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। भाई सभी लोग कैसे सहमत होंगे, सभी लोग एक विचार से सभी लोग सहमत तो नहीं होते, है ना। तो सब कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। जो प्राच्यवादी थे ना, इन्हें प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे बहुत सारे अफसर। अब पूर्व की जघन्य गलतियां देखते हैं कि पूर्व की जघन्य गलतियां क्या हैं, उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत से ही
बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। शिक्षा की जो प्राच्यवादी जो धारणा थी लोगों की, उनका उनकी आलोचना करने लगे, है ना। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेजी अफसर देखिए, है ना। उनका कहना था क्या, कि पूर्वी समाजों ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। उनका ये मानना था कि जो पूर्वी जो समाज है ना, यानी हमारा ये पूर्वी एशियाई देश बोलते हैं, इसमें भारत आ गया, है ना। और ये भारत के उत्तरी पूर्वी देश होता थे, मंगोलिया, चीन वगैरह, ये इनकी बात हो रही है। भारत की भी, इंडोनेशिया, ये है ना, म्यांमार वगैरह, इनका तो इनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा है। ये इनका मानना था। ये क्या है, अवैज्ञानिक है, कोई वैज्ञानिक नहीं है ना। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इनके मुताबिक क्या है, कि पूर्वी साहित्य कैसा है, अगंभीर है ना, अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी, क्या दी, कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरबी और संस्कृत साहित्य की जो आप अध्ययन करवा रहे हो स्कूलों में, इसके लिए आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो व्यर्थ है। ये जो ज्ञान पूर्वी साहित्य में, ये क्या अवैज्ञानिक है, तर्कहीन है, इससे इसे ज्ञान देने से कोई मतलब ही नहीं है। उसका दिमाग विकसित ही नहीं होगा, है ना। उसे कोई वैज्ञानिक तर्क ही नहीं मिलेंगे। वो क्या सीखेगा, वही पुरानी बातें। आप उन्हें पुरानी बातें ही समझाओगे, सिखाओगे, तो ये नया क्या लेके आएंगे। उन्होंने इसको कहा कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो निरर्थक है ना। उन्होंने कहा, देखिए, प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में, जो प्राच्यवादी है ना, तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। जो प्राच्यवादी थे, इन पर हमला किसने किया, जेम्स मिल ने हमला किया। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को, जो अंग्रेज है ना, इनको देसी, जो वहां की देसी जनता है उसको खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तभी वह की जनता खुश होगी। इनका ये मानना था, है ना। नहीं कि उनकी जनता की जो इच्छा है उसके हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप शिक्षा नहीं देंगे, तो ये उन्होंने मानना था। उनकी राय में शिक्षा के जरिए, इनकी राय में क्या, शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। किसका, उपयोगी हो और व्यवहारिक हो, है ना। ऐसी शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए, न कि आप जो प्राच्यवादी जो शिक्षा आप उसका ज्ञान दे रहे हैं, है ना। ठीक है। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों में, इसलिए भारतीयों को जो पूर्वी समाज है ना, पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी की सफलता हासिल की, है ना। उनको पढ़ाना चाहिए क्या, कि पश्चिम के जो वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं वो किस तरह से उन्होंने हासिल की, उनको ये पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, देश विकसित होगा, है ना। हमें संसाधन मिलेंगे, हमारे संसाधन बढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। 1830 के दशक तक, 1830 के दशक तक, ये 19वीं सदी चल रही है ना। तो 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। प्राच्यवादी थे, उनका विरोध कैसा हो गया, और ज्यादा हो गया, है ना। फिर थॉमस बेमिंगटन मैकाले, थॉमस बेमिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे, है ना। जो आलोचक थे, इन आलोचकों में क्या थे, सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। क्या मानते थे, ये कहते थे ये भारत है, ये है ना, ये असभ्य देश है, ये इनका, किनका, थॉमस बेमिंगटन मैकाले का मानना था। जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मतलब ये चाहते थे कि इनको हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मैकाले के मुताबिक देखेंगे तो पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। देखेंगे जो पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, कोई भी ज्ञान, है ना, कोई भी ज्ञान की शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। इंग्लैंड की जो प्रगति हो रही है उसके समकक्ष नहीं है, है ना? उन्होंने पूर्वी ज्ञान की अपेक्षा पश्चिमी ज्ञान को इतना बड़ा बताया इन्होंने यहाँ पे, है ना।
तो मैकाले का कहना था कि एक अच्छे, किसका, आप देखिए इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, दीजिए, और वो भी इंपॉर्टेंट ही है ना, हर चीज इंपॉर्टेंट आप ध्यान देके पढ़ेंगे। तो मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, एक अच्छे जो यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही, आप देखिए पुस्तकालय में कितने खाने होते हैं ना, पुस्तकालय में कितने खाने होते हैं, तो उसके पुस्तकालय केवल एक खाने और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय जितना बड़ा होता है उसमें जितने खाने होते हैं उसके एक खाने के बराबर ये अरब के जो समूचे देशी साहित्य है ना, इनके बराबर है ये। देखिए तो अपने ज्ञान को उन्होंने कितना बड़ा ज्ञान बताया है, समझ सकते हैं। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये तर्क था कि भारत में जो प्राच्यवादी ज्ञान है इस पर सरकार को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, इससे फायदा कुछ नहीं होगा, हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं आप, है ना, ये सुविधा दो, ये वेतन दो, ये करो वो करो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं, का ये कहना था। अब थोड़ा चित्र ये थॉमस बैडमिंटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष देखिए, है ना, ये श्रीमान जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, है ना, देखते हैं थोड़ा। गहन ऊर्जा और आवेश, गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने क्या हुआ, मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया, है ना, उन्होंने कहा अंग्रेजी, जो मैकाले थे उन्होंने कहा कि आपको अंग्रेजी भाषा सिखानी चाहिए। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, इनका कहना सही था। आप समझ सकते हैं जब आपको इंग्लिश भाषा की जानकारी हो जाएगी तो देश के विभिन्न हिस्सों की खबर आप पढ़ सकेंगे, है ना, और विदेशों में चल रही घटनाएं उसको पढ़ सकेंगे, है ना, तो उसका उनका वहाँ का कल्चर मालूम पड़ेगा, तो उससे क्या होगी, हमारी समझ विकसित होगी, ये इनका मानना था। यहाँ के लोग पश्चिम यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। या ये बोल रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो पश्चिमी विज्ञान है और जो दर्शन के क्षेत्र है उनसे जो जो वहाँ विकास हुए हैं उनसे ये क्या करेंगे, अवगत हो जाएंगे, इनका ये मानना था। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है, ये इनका मानना था। आगे देखते हैं। मैकाले मिनट्स, मैकाले मिनट्स ने जिसको बोलते हैं विवरण, तो मैकाले मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजी अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब, 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया मैकाले मिनट्स के विवरण में। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, जो अंग्रेजी है ना, वो जो हाईएस्ट एजुकेशन होती है उनका माध्यम बनाया जाए, शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस, जो कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इनको क्या करोगे प्रोत्साहन देके, इनका मानना था। इन संस्थानों को अपने आप छड़कर इन संस्थानों अपने आप छड़ का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी, है ना, देख सकते हैं। अब ज्ञानियों की भाषा थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं ना, ज्ञानी भाषा की भाषा, है ना। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था, क्या कहा था, कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोग द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियां होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा वे बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं, है ना, कि अगर किसी स्रोत से उनका समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ऐसी इनकी बोलियां हैं, इनका कहना था, है ना। अब व्यवसाय के लिए शिक्षा, अब भाई शिक्षा तो है, शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन आप जो व्यवसाय करोगे उसके लिए कौन शिक्षा होनी चाहिए, ये और इनका मानना था। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। क्या भेजा,
कि कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पेच के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए आप लोग, एक नोट भेजा, नोट्स है ना, नोट भेजा उन्होंने, और उसमें कहा कि जो कंपनी के जो भी नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष जो चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए, जो भारत में जो भी लागू की जाने वाली शिक्षा नीति है ना, उसका रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस बात पर ध्यान दिया उन्होंने। देखिए, है ना, आगे देखते हैं। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। जो यूरोपीय शिक्षा है ना, इसका एक व्यवहारिक लाभ क्या था? इकोनॉमिक एरिया यानी कि आर्थिक क्षेत्र। देखिए, उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने, व्यापार होगा उससे, वाणिज्य होगा उससे, जो भी उनको लाभ होगा वो समझने, और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। जो भी देश के संसाधन है उनका जो महत्व है उसको समझने में इनको मदद मिलेगी, ये इन्होंने कहा था। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो, अगर उनको यूरोपीय जो जीवन शैली है अगर उनको इससे अवगत करा दिया गया तो क्या होगा? उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। जो रुचियां हैं, जो भी आकांक्षा है, उनमें क्या होगा? उनमें बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। इससे क्या होगा? जो ब्रिटिश वस्तुओं की मांग है वो पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ ये देख सकते हैं कि वो अपने देश की वस्तुओं का बाजार बनाना चाहते थे इस शिक्षा के माध्यम से, है ना। अब देखेंगे, वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था। क्या तर्क दिया गया था? कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय शिक्षा है उससे भारतीयों जो भी नैतिक चरित्र है उसका क्या होगा? उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। उनका ये मानना था, सत्यवादी हो जाएंगे, है ना, सत्य बोलेंगे और ईमानदार रहेंगे, इनका ये मानना था। और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी भी मिल जाएंगे। और मतलब जैसे कर्मचारी चाहिए भरोसेमंद, जब सत्यवादी बन जाएंगे, है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना बन जाएंगे, और जब ईमानदार बन जाएंगे, है ना, तो क्या होगा? तो कंपनी के पास एक ईमानदार सत्यवादी कर्मचारी तो मिल जाएगा, है ना। तो वही बात है, तो यही बात है ना। तो दस्तावेज के मुताबिक देखेंगे आप कि पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह यहाँ लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है, ये इनका मानना था, है ना। अब थोड़ा ये है ना, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि यूरोप के ज्ञान के पक्ष में एक तरफ क्या है ना। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, क्या कहा गया था? कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ये इन्होंने बता दिया, हमने इसको पढ़ लिया। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं कि ये कहा इन्होंने कि और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता और पैदा कर सकता है। इसके अलावा आगे क्या है कि 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। तो क्या अहम कदम उठाए देखते हैं। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया इन्होंने। सरकारी जो भी शिक्षा विभाग है उनका इन्होंने गठन किया, ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो। इसलिए उन्होंने शिक्षा विभाग का स्थापना की। विश्वविद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए उन्होंने। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, 1857 में, तब उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी, है ना। जब जब 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में जब सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। इनका कहना है एनसीईआरटी का। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे, है ना। जो स्कूली शिक्षा है उसकी प्रणाली है उसमें भी परिवर्तन किए जा रहे थे, उसके प्रयास किए गए थे, इसमें बताया गया।
देख लीजिए थोड़ा, ये बिल्डिंग उस समय कितना इसमें खर्चा आया हुआ होगा इसको बनाने के लिए, है ना। और उस समय ये कितनी सुंदर लगती होगी, क्योंकि इतना समय हो गया। आप देख सकते हैं। ये नैतिक शिक्षा की मांग थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, है ना, जिससे श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद मिली थी, ये है ना, देख सकते हैं इनको। तो नैतिक शिक्षा की मांग देख लेते हैं। देखिए, 19वीं सदी में 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया था उन्होंने। और प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। किसमें? उद्देश्यों का नैतिक जो चरित्र उसमें सुधार लाना होता है, और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है, इन्होंने ये कहा था। मतलब अपने अपने विचार हैं। अब देखेंगे, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। देखेंगे, और ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सोरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश, है ना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। देखेंगे, और वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया था, है ना। इनकी बात हो रही है। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए थे, है ना। परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं देसी लोगों को भड़का सकती है, ये इनका मानना था, है ना। तो देख सकते हैं आप लोग। तो कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज, है ना, उस समय की बिल्डिंग थोड़ा देखो कितनी जबरदस्त बनी हुई थी, है ना। उस बिल्डिंग उस समय की भी बनी हुई है। तो ये देखिए, कलकत्ता के पास जो हुगली नदी है तट पर जो श्रीरामपुर का कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग है ना, देख लीजिए आप। काफी अच्छी बिल्डिंग है ना। उस समय के थोड़े स्थापत्यकार बहुत कौशल होंगे इस चीज में। अब देखिए, अब स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। स्थानीय पाठशाला है, इनका क्या हुआ ये थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले एक चित्र है, इसको देख लेते हैं कि एक ग्रामीण पाठशाला, ये फ्रांस व साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांस व 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों को दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है ना। लोगों के दैनिक जीवन तो उसको दर्शाया अपने चित्रों में उन्होंने। देखिए, हाँ, अब आगे चलते हैं। देखिए, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था, इसका आपको अंदाजा है? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं? कि उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? ये कह रहे हैं, अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन का उसका क्या हुआ, इनका ये मानना है। देखिए, विलियम एडम की रिपोर्ट है, किनकी? विलियम एडम की रिपोर्ट। इसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है, क्या करना चाहती है ये रिपोर्ट। देखिए, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार जिलों का दौरा किया, है ना। किसका? बंगाल और बिहार जिलों का दौरा स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने किया। दौरा किया इन्होंने। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। कंपनी ने क्या काम किया? कंपनी ने उन्हें जो भी देसी स्कूलों में जो शिक्षा की प्रगति है उस पर क्या करेंगे? रिपोर्ट तैयार करेंगे, और इस तरह का कार्य उनको सौंपा। आगे देखते हैं। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी।
देखते हैं क्या है। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार 1 लाख से ज्यादा पाठशाला हैं। किसमें? बंगाल में और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशाला है। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, है ना। और इन्होंने पाया कि ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे, जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, है ना। और फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी थी। देखिए, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थे उसमें। 20 लाख बहुत थे, है ना। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों, ये जो पाठशाला है ना, इनको संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। जो पाठशाला है या तो वो संपन्न लोगों द्वारा, या तो वहाँ जो स्थानीय जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उसके माध्यम से ये चलाया जा रहा था। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। कई पाठशाला जो गुरु है, गुरुजन जो शिक्षा देते हैं, उनके द्वारा ही शुरू की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। लचीला मतलब मॉडिफाई। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। आज जो भी चीज आपको मिलती है पाठशालाओं में, वो भी उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी, ना। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। बच्चे की फीस निश्चित निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं थी उस समय। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां उस समय नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चे की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था उस समय। और सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी इनके पास। आगे, कुछ पाठशालाएं बरगद की छाव में ही चलती थी, बरगद के पेड़ के नीचे, है ना। तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही को बच्चों को पढ़ाया जाता था। देखिए, बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। किससे? उनकी जो माँ बाप है उसकी आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी उस समय में, है ना। शिक्षा मौखिक होती थी। किससे? मौखिक। और क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थी की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे कि उसको, बच्चों को क्या सिखाना है ना। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। और सबको एक साथ बैठा दिया जाता था। और अलग अलग स्तर से, अलग अलग कक्षाओं के छात्रों से वो बात कर लेते थे, एक ही जगह बैठा के ना। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। जो लचीली प्रणाली है, वो स्थानीय संस्थाओं के लिए या स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए, फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। जब भी फसल का टाइम आता था, है ना, पक्के कटने का, उस समय क्या कक्षाएं बंद हो जाती थी। तो उसमें गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी, है ना। देखेंगे, यह परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे, ये बात है। अब नई दिनचर्या, नए नियम, है ना। ये तो होगी पुरानी बात उसमें की। और जो नए नियम, नए दिनचर्या है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए, 19वीं सदी के माध्यम 19वीं सदी के मध्य तक 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। किस पर था? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन पर था। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया, है ना। उनका ध्यान उच्च शिक्षा पर था, इसलिए उन्होंने जो भी पाठशाला थी स्थानीय स्तर पर, उन पर ज्यादा उन्होंने दखल नहीं दी उनमें, हाँ। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कब? 1854 के बाद कंपनी जो भी देशी शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। जो भी मौजूद व्यवस्था है, उसके भीतर ही इसको बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी, है ना। देखेंगे, इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को क्या किया, अब देखेंगे कंपनी ने क्या कदम उठाए। कि सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। बहुत सारे पंडितों को, है ना। फिर इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा।
प्रत्येक पंडितों को वो क्या करेंगे, 4 से 5 स्कूलों को देखेंगे। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना। क्या था पंडितों का काम? जो पाठशाला थे उनका दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था, है ना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें। ये उनको निर्देश दिए गए थे प्रत्येक गुरु को। कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। किस पर? पाठ्य पुस्तक चली जाएगी, है ना। और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए कई, है ना, मापने के लिए क्या होगा, वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें। क्या कहा गया? कि नियमित रूप से शुल्क दीजिए और नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर ही बैठे, अनुशासन के नियमों का पालन करें। ये कहा उन्होंने। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। क्या मिलने लगे? सरकारी अनुदान, सरकारी सहायता मिलने लगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जो भी पाठशाला सरकारी काम के अंतर्गत नहीं काम करेगी तो उन्हें सरकार अनुदान नहीं देगी, ये इनका मानना था। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। सरकारी जो पाठशाला थी उसके सामने ये कमजोर पड़ गए। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। क्या? पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे। पहली वाली व्यवस्था थी उसमें गरीब किसान के जो बच्चे थे वे पाठशाला जा सकते थे, लेकिन नई व्यवस्था के अनुशासन क्योंकि क्योंकि उस शालाओं की समय सारणी काफी लचली होती थी, लेकिन नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करते जाते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। इसको ये उद्देश्य हुआ, ये मानना था इनका, है ना। अब देखेंगे तो ये अरविंद घोष है, इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपसे एक बार मैं फिर ये कहूंगा, यदि आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, ये क्लास उन सब तक पहुंचे जिसको इसकी नीड है ना। इतिहास को नीड, हर जो परीक्षा होती है उसमें हर व्यक्ति को नीड होगी, हर विद्यार्थी को नीड होगी। और जो अधिकारी बनने की जो फॉर्म फिलअप करते हैं, जो एग्जाम देते हैं, है ना, तो उनमें भी इसकी नीड होती है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने आपसे कहा आप मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ना, क्योंकि आपके साथ हमारी भी मेहनत है ना, और हमारे साथ आपकी भी मेहनत है। सहयोग दोनों का है, इसलिए आप हमारे साथ चलते रहिए, है ना। और हमको थोड़ा लाइक वगैरह करिए करिए। और जो भी कुछ मालूम पड़ता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए, है ना। कोई उसका प्रतिक्रिया दीजिए आप हमको, है ना। ये क्लास अच्छी लग रही है क्या नहीं, आप उसको जरूर बताइए, है ना। तो समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा अरविंद घोष जी है, इनको पढ़ लेते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं ये। देखो, अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे और मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। क्या है? राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा, ये इनका मानना है। आगे देखेंगे, शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए। किसमें शिक्षा है वो किसमें होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। और इसको हम देखेंगे, है ना, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों, है ना, तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों का अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। ये अरविंद घोष का कहना था। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये अरविंद घोष का कहना था, ये है ना। तो इनका कहना भी आप समझ सकते हैं कैसा था। अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची,
देखिए, केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। भारतीय शिक्षा के बारे में केवल अंग्रेज अफसर ही नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर दे रहे थे, है ना? है ना? यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है ना? ये उन लोगों का मानना था। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, है ना, नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह तरह के लोग में से एक थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था। लेकिन उनमें से कुछ महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर जो पश्चिमी शिक्षा थी, इसको थोड़े विरोधी लगते हैं, है ना? ये इसके थोड़े विरुद्ध थे। क्यों थे, उनका क्या विचार था, उसको हम देख लेते हैं, है ना? इनका विचार कैसा लग रहा है, आप खुद तय कर सकते हैं कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं ना। देखिए, महात्मा गांधी का कहना था क्या, कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में क्या हीनता का बोध पैदा कर दिया है, ये इनका कहना था महात्मा गांधी का। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है, ये इनका मानना था महात्मा गांधी जी का। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है। शिक्षा में जो पश्चिमी शिक्षा, इसमें क्या है, विष भरा है, यह पाप पूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया शिक्षा ने, इनका मानना है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे, इनकी बात है ना? तो महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे, कैसी शिक्षा के पक्षधर थे, जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। क्या? प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है, ये उनका मानना था। वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जाए, ये इनका मानना था। तो जो आप दे रहे हैं वो आप भारतीय भाषा में दीजिए। उनको लग रहा था कि ये शिक्षा जो दे रहे हैं पश्चिमी शिक्षा, वो अपने हित के लिए दे रहे हैं, हमारे हित में तो कुछ कर ही नहीं रहे है ना? यूरोप की चीजें खरीदो, है ना, यूरोप का बाजार बन जाए हमारा ये भारतीय उपमहाद्वीप, उन्हें अपने हिसाब से यहाँ पे काम करने वाले मिल जाए, है ना? तो वो ये सोच रहे थे कि उनका विचार ये है। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे उनकी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव जो हो वो पुनर्जीवित हो, ये उनका मानना था। तो महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, ये मानना था इनका। उसने उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है शिक्षा ने, ये इनका मानना है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे, है ना? अपनी जनता से जुड़ने के क्या थे, तौर तरीके भूल चुके थे, कि उनको लगा कि भाई थोड़ा बोलना चाहिए, है ना? तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। किस पर? मौखिक ज्ञान की बजाय किस पर केंद्रित है? पढ़ने पर और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। क्या? शिक्षा से उनका दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती, ये मानना है। का मानना है कि व्यक्ति का दिमाग विकसित होना चाहिए, व्यक्ति की आत्मा विकसित होना चाहिए, वो शिक्षा है। और शिक्षा ये नहीं है कि उसे केवल पढ़ने का लिखने का ज्ञान हो, तो ये मानना था, है ना? इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है ना? इसके लिए क्या है, इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी।
मतलब थोड़ा कौशल शिक्षा होनी चाहिए, उनका ये मानना था। इससे क्या करे, वो आगे चल के रोजगार पा सके। तो ये महात्मा गांधी का चित्र, रविंद्रनाथ टैगोर जी बैठे हैं ना, ये ये छात्र लोग बैठे हैं, इसको देखेंगे, देखिए। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940 का ये दृश्य इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ना। देखिए चित्र को, देख लिया होगा आपने, है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये महात्मा गांधी का विचार है, जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं अपने। महात्मा गांधी ने लिखा कि शिक्षा से मेरा मतलब है, मतलब इस बात से है, या किस बात से, कि बालक मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। शिक्षा मतलब ये है, बालक के जो भी मनुष्य या बालक है ना, इनके देह और मस्तिष्क और जो भी भावना है, उनको जो भावना है, उनके श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और ना ही उनकी शुरुआत। बोलते हैं शिक्षा का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत, यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है, एक साधन है। और साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, साक्षरता है जो अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले मैं उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा, ये उनका मानना था। कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा, मतलब कुछ बनाने के लिए, है ना। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा को सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब यांत्रिक ढंग से नहीं, उसको वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए पता होना चाहिए। अरे सही बात है उनकी, कि प्रत्येक जो प्रतिक्रिया उसका क्यों हुई और किस लिए हुई, ये उनको पता होना चाहिए ना, कि पढ़ना लिखना नहीं आना चाहिए, ये इनकी बात है। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने हस्त कौशल पर विचार जोर दिया है, हस्त कौशल, और कुछ उसको काम आता हो, मतलब ऐसे चाहिए, मतलब कुछ कर सके, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, है ना। उनका ये मानना है। अब देखो, टैगोर का शांति निकेतन क्या है, ये टैगोर का शांति निकेतन, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा, है ना। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी, शांति निकेतन की, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, ये इनका मानना है। वहां उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल कैसा लगता था, दमनकारी लगता था। रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ बच्चे आज भी ऐसे करते होंगे ना, लेकिन पता नहीं भविष्य किसका कहाँ ले जाए। लेकिन उनके बोलते हैं कि बच्चे के पैर पालना में दिख जाते हैं, है ना, तो आगे क्या करने वाला है, तो वही इसमें बात समझ सकते हैं आप लोग। तो टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मन चाह कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता, उसमें कुछ बच्चे होते हैं ऐसा, है ना, तो दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते हैं तो कुछ बच्चे का दिमाग इधर उधर घूम रहा है ना। अगर सामने रोड है, अगर उस पर वाहन चल रहे हैं तो उस पर उनका दिमाग जा रहा है ना। कोई वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, वहां पढ़ रहे हैं, तो उनका वृक्ष पे जो पक्षी है उसको देखने में ध्यान जा रहा है, उसमें जो फल लगे हैं उन पर देखने में ध्यान जा रहा है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, आज भी हो रहा है ना, तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते और ना ही सबका दिमाग एक जैसा होता है ना। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया, है ना। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। उन्होंने कहा मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जहां बच्चे खुश रह सकें। तो ये थोड़ा देखेंगे, 11 है ये, है ना। तो शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, जो 1930 का दशक है, तब का चित्र दिया गया। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है, हाँ? देखिए ये, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, ऐसा मैं विद्यालय खोलूंगा, उन्होंने कहा। जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके, क्या उनके विचार है, क्या उनकी आकांक्षा वो समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, इसको ये लगता था, क्या बचपन का जो समय है उसमें वो अपने आप को सीखे, है ना।
वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे, है ना? मुक्त होना उनको चाहिए, उनको ये लग रहा था शिक्षक कल्पनाशील हो, शिक्षक कैसा हो? कल्पनाशील हो, है ना? और बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जगाने की चाह विकसित करने में मदद दे। ऐसे शिक्षक होने चाहिए, बस वैसा नहीं पढ़ाते जा रहे हैं, है ना? कुछ बता ही नहीं रहे। बच्चों को कैसे बताना चाहिए कि आपको पढ़ना चाहिए, है ना? आपके पास ये स्थिति है, ये वो, तो उनके बारे में उन्हें थोड़ा उत्साह करना चाहिए ना? जैसे मैं आपको उत्साह करता हूँ, है ना? कि आपकी 25 मई 2025 की डेट है, आपकी यूपीएससी की एग्जाम है ना? मैंने आपसे कहा कि आप एक आईएएस या एक आप आईपीएस या आईआरएस, आईएफएस या कोई स्टेट पीसीएस की जो भी पोस्ट होते हैं, आप उनमें जाएंगे, है ना? आप विश्वास कीजिए, भारत में सबसे बड़ी जो खुदनसीब वाली नौकरियां हैं, नौकरी नहीं बोलेंगे इसे, हम नौकरशाह बोलते हैं, जो पद हैं अधिकारियों को, वो यही है। इनमें इतना सम्मान मिलता है कि किसी और नौकरी में नहीं मिलता। हाँ, यहाँ जूता पहनाने वाले आपको अलग मिलेंगे, सलाम ठोकने वाले अलग मिलेंगे। हाँ सर, सर, हाँ सर बोलिए, ऐसे, सर आदेश दीजिए, बताइए सर क्या करूँ, ये ऐसे बोलते हैं ना वहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो मैं भी आपको उत्साह करता हूँ, है ना, जिससे आप क्या पढ़े हैं। तो टेगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशील प्रकृति होने के उसके स्वाभाविक गुणों को मार देते हैं, इन्होंने ये कहा है ना? आगे देखते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, आप देख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। काफी दूर हो गया ना? उन्हें यह जगह निर्मल और शांति से भरी शांत निकेतन दिखाई दी, इसलिए इसका नाम संत निकेतन रखा, है ना? जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे, इनका मानना था। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। तो टैगोर और गांधी जी की जो विचारधारा थी शिक्षा पर, तो वो एक जैसी थी, है ना, कुल मिलाकर। लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। हाँ, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। जो गांधी जी है ना, वो गांधी जी जो पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, ये गांधी जी के विचार। लेकिन टैगोर टैगोर बोल रहे हैं कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, है ना? क्या चाहते थे? सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांत निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया है। अब देखिए, आगे देखेंगे। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, है ना? कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। अब देखेंगे, है ना, कैसे क्या विचारधारा थी इन लोगों की, है ना? इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, मतलब वैकल्प, ये भी ना हो तो ये चाहिए, ये ना हो, ये ना सही तो ये मिल जाए, है ना? जैसे आज वैकल्पिक व्यवस्था है स्कूलों में, हम ये विषय नहीं चुन रहे तो हम ये विषय चुन ले रहे हैं, तो विकल्प है, तो वही है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, है ना? तो आप देखेंगे। तो ये चित्र 12 है, ये वाला। तो कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ है ये। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खुलने लगे थे, है ना? तो ये आज का हमारा जो चैप्टर है, ये खत्म हो गया, है ना, फिनिश हो गया। और हमने इसमें एक एक शब्द को बड़े गहराई से, बड़े समझ समझ के पढ़ा है और चीजों को लिंक करके पढ़ा है, आप समझेंगे, है ना? तो कैसे अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था पर बदलाव किए अपने देश में, उस समय शिक्षा कैसी थी, आज शिक्षा कैसी है, दो से समय का जो वर्ष अंतराल आपको दिख रहा है, उसमें शिक्षा का क्या चेंजेस हुए वो आपके सामने है ना? तो अपने पहले शिक्षा कैसे दी जाती थी आप पढ़ चुके हैं, है ना? पहले शिक्षा कैसी थी? लचीली थी। आज शिक्षा लचीली नहीं है ना? जो पहले स्कूल नहीं जाते थे तो वे अनुशासनहीन होते थे। आज स्कूल आते हैं, है ना, टाइम से आते हैं, अपनी एग्जाम वगैरह देते हैं, पास होते हैं, तो वो अनुशासन वाले होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप हमारे लेक्चर को
यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना? सब्सक्राइब करवाएँगे, लाइक करवाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इतना शेयर कीजिए कि ये हर व्यक्ति के पास वीडियो हो, है ना? और उसमें क्या हो, इसमें इस तरह से हम आपको जो एनसीईआरटी पढ़ा है हिस्ट्री की, है ना? जिसमें कि हमने एक-एक शब्द को बड़े स्पष्टली, बड़े व्याख्यान के रूप में आपको इसमें दिया है। इससे क्या होगा, आपकी समझ विकसित होगी और चीज़ों को आप लिंक कर पाएँगे, है ना? तो आप देख सकते हैं जो भी बच्चे यहाँ नए हैं, तो जो हमारी क्लास 6 की, क्लास 7 की जो एनसीईआरटी हो चुकी है, आप वहाँ से लेक्चर देख लीजिए। और जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, है ना, जो जुड़े हुए हैं मेरे से पहले से, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। आप जैसा आपको अच्छा लगे, है ना, 1.5 गुना की स्पीड में या 2 गुना की स्पीड में आप वहाँ से कर लीजिए और लेक्चर को वहाँ से एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिए, है ना? चीज़ रिवीजन होती चलेगी तो अच्छा रहेगा, है ना? तो फिर आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मैंने ये सर मैंने रिवीजन नहीं कर पाया। तो अभी आपके पास टाइम है, कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब के लिए आप लोग हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे मन लगा के, हैं? तब तक चलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय-बाय, टेक केयर।